जो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है विलयन में आज हम जो देखने वाले हैं प्रासरण दाब होता क्या है। पहले जानेंगे प्रासरण दाब क्या होता है, उसके बाद फिर हम जो है प्रासरण दाब का नियम क्या है, जो भी नियम्स है वायल वांट हाफ लॉ और चार्ल्स वांट हाफ, जो भी नियम है इन सबको हम जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका तैयार हो जाएगा। देखो भाई, अगर हम बात करें प्रासरण दाब के बारे में, क्या लिखा है प्रासरण दाब। भाई प्रासरण आपको हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था क्या होता है कि भाई प्रासरण में क्या होता है कि अर्धपारगम झिल्ली होती है और अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जो है विलायक के कण विलय की ओर जो सांद्र विलयन होता है उसकी ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जो है विलायक के कण चले जाते हैं। तो ये तो प्रासरण की प्रक्रिया है। अब बात आती है कि ये प्रासरण दाब क्या होता है। तो देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है और इधर जो है ये हमारा विलायक है। क्या भरा गया है? ये हमारा विलायक है और दूसरी साइड में इधर जो हमारा है भाई ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक, और इधर जो हमारा है विलयन है। क्या है? विलयन। तो ध्यान समझिएगा भाई, इसमें होता क्या है कि अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इधर विलयन है, तो जैसे ही विलायक और विलयन भरा जाएगा, इधर विलयन आप डालोगे तुरंत ये विलायक जो है इसमें जाना शुरू कर देगा। भाई परासरण की प्रक्रिया शुरू होगी और परासरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो विलायक होता है वो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलय की ओर जाना स्टार्ट, यानी विलयन की ओर स्टार्ट जाना शुरू कर देता है। तो कुछ समय बाद इधर का तल धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और जब नीचे आ जाएगा तो इस पर क्या करेंगे हम, विलयन की ओर एक प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दाब, यानी एक पिस्टन द्वारा जो है इस साइड में एक दाब लगाएंगे। तो दाब लगाएंगे, कितना दाब लगाएंगे? उतना दाब लगाएंगे कि ये जो है लौट करके पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, यानी जितना इधर से इधर गया हो उतना लौट के इधर आ जाए। तो बस वही कम से कम जो बाहरी दाब लगाया गया है, किस पर लगाया हो? विलयन पर। वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से, किस पर लगाते हो? विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है लौट के गया था, इसमें गया था ना, तो अब उसका वही तो उसका प्रासरण दाब हुआ। यहाँ से यहाँ प्रसारित हुआ था, यहाँ तक गया था और विलयन पर जब लगाया फिर लौट के आया, तो वह उसका वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के बराबर कर देता है। इसी दाब को प्रासरण दाब कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो वही हमने लिखा है कि वह कम से कम बाहरी दाब, देखो जो बाहर वाला दाब लगाया है कितना लगाया है? उतना लगाया जितना आया था लौट के गया। तो वही कहा गया वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से, किस पर लगाए हो? विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के बराबर कर देता है। भाई जो लगाए हैं ये हमारा वाष्प दाब और जो विलयन का वाष्प दाब स्वयं होता है कि जितना वो खिंचाव किया था विलायक को अपने में मिलाने में, तो दोनों बराबर हो गया ना, तो वही दाब जो है उसे विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। समझ में आ गया नहीं कि वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने पर उसका वाष्प दाब, किसका? जो अपने आप आया था, ठीक है, उसका वाष्प दाब तथा विलयन का वाष्प दाब दोनों को बराबर कर देता है, वही जो है विलयन का प्रासरण दाब कहलाता है। समझ में आ गया नहीं? तो ये तो बात हो गई पहले डेफिनेशन की। अब दूसरी डेफिनेशन हमने अथवा करके बताया है, पहला याद हो गया, दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर समझना हो समझ लो। जैसे कहा गया प्रासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है, यानी जो प्रासरण दाब होता है उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर प्रासरण के कारण उत्पन्न होता है। यानी विलायक से पृथक करने पर प्रासरण के कारण उत्पन्न होता है। ये डिफिनेशन रटना पड़ेगा और ये डिफिनेशन आपको वैसे याद हो जाएगा। अब दोनों में से कौन सा आपका सही लग रहा है आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भाई वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने पर इसका वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब दोनों को बराबर कर देता है, उसे जो है हम विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। हो जाएगा यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये तो था प्रासरण दाब किसे कहते हैं। अब बात आती है प्रासरण दाब ज्ञात करने के कुछ नियम है, उन नियमों को हम जान लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें प्रासरण दाब ज्ञात करने के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहली बात तो ये प्रासरण दाब का जो भी प्रासरण दाब के नियम होते हैं, प्रासरण की प्रक्रिया होती है,
तो प्रासरण दाब का जो नियम है, ये जिस तरीके से गैसों का नियम होता है उसी तरीके से प्रासरण दाब का भी नियम होता है। तो एक साइंटिस्ट थे वान ट हाफ। कौन थे? वान ट हाफ ने यही जो गैस वाला नियम था इसको दिया और इसी को जो है प्रासरण दाब के नियम के रूप में जो है इसको बताया कि तनु विलयन, कौन सा विलयन? तनु विलयन के प्रासरण दाब, यानी जो तनु विलयन का प्रासरण दाब होता है तथा सांद्रता का प्रभाव होता है वो गैसों के समान ही होता है। किसके समान होता है? गैसों के समान ही होता है। यानी तनु विलयनों का जो प्रासरण दाब होता है या जो सांद्रता का प्रभाव होता है या ये सब जो है गैसों के समान ही होता है। ऐसा नहीं कि गैस में अलग हो और विलयन में अलग हो, समान ही होता है। तो वान ट हाफ ने प्रासरण दाब का निम्न नियम द्वारा बताया। यानी वान ट हाफ जो थे, यानी प्रासरण दाब का जो नियम था इसे निम्न नियमों द्वारा बताया। तो कौन कौन से उन्होंने दिए? सबसे पहला, जैसे बायल्स, गैसों में बायल्स का नियम होता है वैसे यहाँ पर वान ट हाफ ने, चूंकि वान ट हाफ ने दिया है, अब बात किसकी कही है? बायल के ही। तो इन्होंने बायल वान ट हाफ नियम कहा जाता है। पहले इनके पहले नियम को बायल वान ट हाफ नियम कहा जाता है। अरे वान ट हाफ ने बताया तो वान ट हाफ लगा दिया गया और नियम किसका है? बायल का। समझ में आ गए? तो जैसे बायल का गैसों के लिए है वही नियम यहाँ इन्होंने मॉडिफाई किया है। क्या कहा? स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब, जैसे वहां कहा जाता है स्थिर ताप पर किसी गैस का प्रासरण दाब, तो इसे यहाँ कहा गया स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब P होगा। विलयन के मोलर सांद्रता C के समानुपाती होता है। यानी जो प्रासरण दाब होगा वो विलयन के मोलर सांद्रता C के समानुपाती होता है। बस यही आपको लिखना है। यानी भाई किसी विलयन का जो प्रासरण दाब P होगा वो विलयन के मोलर सांद्रता C के समानुपाती होता है। कब? स्थिर ताप पर। ये क्या लिखे भाई? स्थिर ताप पर। बस यही आपको बताना है। यानी स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके विलयन के मोलर सांद्रता C के समानुपाती होता है। समझ में आ गया ना? इतना ही लिखना है आपको। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात चार्ल्स वान ट हाफ नियम। भाई चार्ल्स वाले के नियम को वान ट हाफ ने अपने बदला है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि स्थिर सांद्रता पर, अब की बार क्या स्थिर होगा? सांद्रता स्थिर हो जाएगी। तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब P, भाई जैसे यहाँ प्रासरण दाब P वैसे यहाँ पर विलयन का प्रासरण दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। मतलब अब की बार जो प्रासरण दाब P होगा वो समानुपाती T के होगा। कहा? स्थिर सांद्रता पर। किस पर? स्थिर सांद्रता पर। समझ में आ गया? किसी विलयन का प्रासरण दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। कब? स्थिर सांद्रता पर। समझ में आ गई? ये दूसरा नियम है। अब तीसरे का व्यापक विलयन समीकरण या इसको कहा जाता है विलयन का समीकरण। अब ये विलयन का समीकरण क्या है? ध्यान सुनिए भाई, पहला नियम दूसरा नियम दोनों को मिला दीजिए तो जो बन जाता है व्यापक विलयन समीकरण कहा जाता है या इसी को विलयन का समीकरण भी कहा जाता है। तो इसको आप ऐसे बता सकते हैं बायल के नियम से। भाई बायल के नियम से, बायल का नियम क्या है? P समानुपाती C है। और दूसरा चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स का नियम क्या है? P समानुपाती T। अगर हम दोनों को मिला लें, दोनों को मिलाकर, भाई अगर दोनों को मिला दिया जाए तो P तो अपनी जगह हो जाएगा और उसके बाद ये CT बन जाएगा, समानुपाती CT। और इसी को अगर और ठीक करते हैं, बराबर लगाते हैं तो कांस्टेंट R रखेंगे तो हमारा CRT आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CRT। भाई P बराबर CRT हो जाएगा। अब इसमें जहां R एक स्थिरांक है इसे विलयन स्थिरांक कहा जाता है। देखो हमने आपको ऐसे बताया, ठीक? बुक में अगर देखोगे या किसी बुक में, अब ज्यादातर नई बुकें जो आ रही हैं सभी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा। P की जगह पे आपको पाई लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? पाई लिखा मिलेगा। और यहाँ R जो लिखा है R की जगह पे यस लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये विलयन स्थिरांक है तो R की जगह पे यस आपको मिल जाएगा। उसको सोल्यूशन कांस्टेंट कहा गया। तो बात एक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात एक ही है। आप बदल के भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। समझ में आ गई नहीं? तो ये P बराबर CRT, एक फार्मूला ये मिल गया। एक चीज आप जानते हैं, अगर मान लीजिए हम 1 मोल ले ले, 1 मोल, भाई हमारा जो
तब विलयन है उसका 1 मोल, तो ये फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। आप जानते हैं C की वैल्यू N/B होता है। भाई सांद्रता जो है, कंसंट्रेशन जो होता है N/B होता है। तो इस फार्मूले पे रखोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा भाई N/B और RT बन जाएगा। इसी को और ठीक करोगे तो ये आपका PB इधर आ जाएगा बराबर nRT। जिस तरीके से भाई गैस का नियम बनता है, सेम इसी तरीके से इसका भी नियम आपको देखने को मिलेगा। आप अगर इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है। कैसा? P को पाई लिखा जाता है और ये पाई इक्वल N/V हो जाएगा और ST ऐसा भी लिख सकते हैं, जाने रहिएगा, नहीं कभी कभी आप कंफ्यूजन में आ जाओ। ऐसा भी लिखा, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ये अथवा करके है, अथवा। समझ में आया कि नहीं भाई? दोनों सही है, जो भी आप लिखना चाहो लिख लो, दोनों सही है। तो इस तरीके से ये आपके प्रसरण दाब के नियम जो है, ये 3 जो है तैयार होते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। पहला है बॉयल वान ढाप नियम। तो भाई बॉयल के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रसरण दाब P, भाई किसी विलयन का प्रसरण दाब P उसकी मोलर सांद्रता विलयन की मोलर सांद्रता C के समानुपाती होता है। और दूसरा है चार्ल्स वान ढाप नियम। तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रसरण दाब P और उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। और व्यापक विलयन में इसको आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो P बराबर CRT मिल जाएगा, जहां R जो है इसे विलयन स्थिरांक कहते हैं। R की जगह पे S रखा जाता है और P की जगह पे पाई रखा जाता है। विलयन में ऐसा भी फार्मूला बताया गया है। तो ये आपका दोनों एक ही है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात दोनों चल जाएगा। समझ में आ गया ना? अब इसका चौथा जो नियम है वान ढाप का, उसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हम इनके वान ढाप के चौथे नियम की बात करें तो अगला है आओगाद्रो वान ढाप नियम। कौन सा नियम? एवोगैड्रो वान ढाप नियम। ऐसे लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है अपने हिसाब से देख लेना, एवोगैड्रो वान ढाप लॉ। तो अब ये एवोगैड्रो में होता क्या है? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। समान ताप पर, यानी T जो होगा समान होगा, समान ताप पर समान प्रासरण दाब वाले विलयनों के समान आयतनों में, ताप समान हो गया, दाब समान हो गया और आयतन भी समान कर लो। बस समान ताप पर समान प्रासरण दाब वाले विलयनों के समान आयतनों में घुले विलय अणुओं की संख्या समान होती है। यानी P1 B1 T1 बराबर P2 B2 T2। बस समान ताप पर समान दाब पर घुले अणुओं की संख्या जो होती है समान आयतन में समान होती, सब समान होगा। बस इतना जाने रहना कि समान ताप पर समान प्रासरण दाब वाले विलयनों के समान आयतनों में घुले विलय अणुओं की संख्या समान होती है। जो भी विलय अणु घुला होता है, सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होता है, उनके जो पार्टिकल के नंबर होते हैं, संख्या होती है, वो समान होता है। बस यही बताया गया है आओगाड्रो वान ढाप नियम में कि समान ताप पर समान दाब पर विलयनों में समान आयतन में घुले अणुओं की संख्या जो होती है वो समान होता है। समझ में आ गया ना? तो ये वान ढाप का चारों नियम है, चारों उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये अक्सर जो है पूछ लिया जाता है चारों में से, कभी कभी पूरा पूछ लिया जाता है। प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधियां बताओ या प्रासरण दाब के नियम बताओ, प्रासरण दाब किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक